हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, पूरा चैप्टर समझ लिया था। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट कंटेमिनेट। यानी आपको ये बताना है वो कौन से अलग अलग तरीके होते हैं जिससे पानी यानी जल क्या होता है, संदूषित होता है। क्या होता है, संदूषित यानी कंटामिनेटेड होता है। यानी आपको अलग अलग तरीके बताने हैं जिनकी वजह से, यानी जिनके कारण जो आपका जल होता है वो संदूषित होता है यानी कंटामिनेटेड हो जाता। तो बेसिकली जब हमने वाटर पोल्यूशन की बात करी, उसमें हमने वाटर कंटामिनेशन यानी आपका जो जल संदूषण है उसकी बात करी थी। तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, यानी ऐसा वेस्ट, ठीक है, ऐसा वेस्ट जो कि इंडस्ट्रीज यानी जो आपकी फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्री होती है, उनसे निकलता है, उसके कारण होता है। इसके बाद हमने सीवेज वेस्ट यानी वहित मल के बारे में समझा था कि जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं यानी ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ऐसी जगहों से जो है वेस्ट मटेरियल जो होता है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सीवेज की फॉर्म में, ठीक है, वहित मल की फॉर्म में उसे क्या किया जाता है, पानियों में, जो पानी होते हैं उनमें डंप कर दिया जाता है यानी छोड़ दिया जाता है या डाल दिया जाता है, जिस कारण जो जल होता है वो संदूषित यानी कंटामिनेटेड हो जाता है। इसी तरीके से हमने एग्रीकल्चरल केमिकल यानी जो कृषि में यूज होने वाले, उपयोग होने वाले रसायनों की बात की थी, जैसे कि आपके फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, आपके कीटनाशक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो जो ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड होते हैं यानी जैसे आपके उर्वरक होते हैं और जो आपके क्या होते हैं, कीटनाशक होते हैं और वीडीसाइड्स होते हैं। तो इनके कारण क्या होता है, क्या करते हैं, जैसे जो किसान होते हैं वो इनका उपयोग अपनी फसलों में करते हैं यानी खेती करने में करते हैं। तो क्या होता है, ये जो केमिकल होते हैं, ये जो रसायन होते हैं, ये पृथ्वी के नीचे चले जाते हैं। जो ग्राउंड वाटर होता है यानी जो पृथ्वी में जो नीचे पानी है उसके साथ ये मिल जाते हैं और उसे ये कंटामिनेटेड कर देते हैं यानी संदूषित कर देते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारा पानी है या जल है वो संदूषित होता है। The different ways in which the water get contaminated are, यानी विभिन्न तरीके या अलग अलग तरीके जिनके कारण जो जल होता है यानी जो वाटर होता है वो क्या होता है, संदूषित हो जाता है। वो निम्नलिखित है। पहला है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी फैक्ट्रियों से, उद्योगों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जो मल होता है। द हार्मफुल केमिकल वेस्ट गेट रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज इनटू वाटर रिसोर्स, यानी जल स्रोतों में, ठीक है, जल स्रोतों में उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक मल या रासायनिक वेस्ट, जो हार्मफुल वेस्ट होता है, हानिकारक वेस्ट होता है, उसको वाटर रिसोर्सेज यानी जल स्रोतों में डाल दिया जाता है। ठीक है, जल स्रोतों में डाल दिया जाता है यानी जो आपके वाटर सोर्सेज होते हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है या फिर आप कह सकते हैं छोड़ दिया। इसी तरीके से सीवेज वेस्ट यानी वहित मल, सेकेंड पॉइंट है वहित मल।
तो जो आपका सीवेज वेस्ट होता है वो बेसिकली कैसा वेस्ट होता है, जो आपके किचन से निकलता है, ठीक है, किचन से यानी रसोई घर से, लॉन्ड्री से यानी जो कपड़े धोने में जो वेस्ट निकलता है, जो आपका डिटर्जेंट वाला पानी निकलता है वो, टॉयलेट रिलीज द वेस्ट मटेरियल एंड दिस पोल्यूट वाटर, यानी जो सीवेज वेस्ट होता है यानी वहित मल होता है, जैसे कि जो किचन से, लॉन्ड्री से, ठीक है, आपके टॉयलेट से जो भी वेस्ट मटेरियल, जो मल है वो निकलता है, उसको डायरेक्ट किस में डाल दिया जाता है, पानी में, किसमें डाल दिया जाता है, जल स्रोतों में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो आपका जल होता है, पानी होता है, वाटर होता है, वो क्या हो जाता है, पल्यूट हो जाता है, यानी दूषित हो जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है एग्रीकल्चरल केमिकल, यानी जो कृषि में उपयोग होने वाले रसायन। Excessive amount of pesticides and fertilizers are used by farmer for enhancing crop production, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक होते हैं, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर यानी जो उर्वरक होते हैं, इनका जो है किसान यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं अपने खेतों में, ताकि फसलों का उत्पादन अच्छा हो। रेन एंड फ्लड्स कैरी दीज हार्मफुल केमिकल्स टू द वाटर बॉडीज विच रिजल्ट इन वाटर पोल्यूशन, यानी जो वर्षा होती है, बारिश होती है और जो बाढ़ आती है, उनके कारण क्या होता है, जो ये केमिकल होते हैं, ये रसायन होते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया आपका, फर्टिलाइजर हो गया, उर्वरक हो गए, कीटनाशक हो गए, तो क्या होता है, ये जो बारिश का पानी होता है और जो फ्लड में जो पानी होता है, यानी बाढ़ का जो पानी होता है, उसके साथ ये क्या होता है, ये किसमें मिल जाता है, आपके वाटर बॉडीज में, किसमें, वाटर बॉडीज में, यानी जल के जो स्रोत होते हैं उनमें मिल जाता है, जिस कारण ये जल को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है, या आप कह सकते हैं जल प्रदूषण कर देता है। तो आप जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी आपको ये बताना है कि आप अपने स्तर में किस तरीके से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे। तो आपको क्या बताना है कि आप अपने स्तर में किस तरीके से जो आपका वायु प्रदूषण होता है, यानी एयर पोल्यूशन होता है, इसको कम करने में किस तरीके से मदद करेंगे। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो वायु प्रदूषण होता है उसके कारण क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपके जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाहन होते हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं आप जानते हैं इनसे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। इस धुएं में जो है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित होती है। तो अगर हम इन वाहनों का प्रयोग कम करें तो उससे हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको कहीं भी जाना है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, यानी सार्वजनिक जो वाहन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि बस हो गया आपके, जैसे आप बस हो गए, टैक्सी हो गई, इनका अगर आप यूज करते हो, इनका प्रयोग करते हो अपने निजी वाहनों के जगह, तो इससे आप वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से वायु प्रदूषण होता है, ये समझाएं कि किस तरीके से वायु प्रदूषण होता है और हम उसे किस तरीके से कम कर सकते हैं, यानी लोगों को जागरूक करके भी हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, जिससे जो आपका एयर पोल्यूशन है यानी वायु प्रदूषण है कम हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं,
क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपने जो है उनका प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है जिससे वो अपना खाना या फूड बनाते हैं, तो इसके जरिए वो क्या कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें होती है उसकी जो मात्रा है वायुमंडल में उसे कम करने में मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने इन्वायरमेंट यानी अपने वातावरण को साफ सुथरा रख के भी हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और अगर हमें कहीं पास की जगहों में जाना है, यानी हमें थोड़ी सी दूरी में जाना है, तो अपने वाहन यानी जो हमारे निजी वाहन है उनका प्रयोग ना करके हम अगर पैदल जाएं, वाहनों का प्रयोग कम करें, तो इससे भी हम वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो जो ये आपका क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, We will do the following things to reduce air pollution, यानी हम निम्नलिखित बातों को करके या जो निम्नलिखित चीजें हैं इनको करके हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। I will use public transport as far as possible, यानी जितना हो सके मैं क्या करूंगी या हम क्या करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, यानी सार्वजनिक वाहनों का, किसका, सार्वजनिक वाहन, इनका प्रयोग करके, ठीक है, इनमें जाके मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी कि सार्वजनिक वाहन का यूज करें, ठीक है, सार्वजनिक वाहनों का यूज करें, जैसे कि बस हो गया आपके, विक्रम हो गए आपके, ठीक है, बस हो गए, विक्रम हो गए, इस तरीके से सार्वजनिक वाहनों का क्या करके, इसका यूज करके ट्रांसपोर्ट में, इन वाहनों में ही आप यूज करके आप इधर उधर जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो है आपका एयर पोल्यूशन है उसे कम कर सकते हैं। I will generate awareness among people to reduce air pollution, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को अवेयर बनाना चाहिए, यानी जागरूक करना चाहिए, ठीक है, जागरूक जो है हमें लोगों को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, यानी जागरूक करना चाहिए, ताकि जो एयर पोल्यूशन है यानी वायु प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। उनको बताना चाहिए कि वायु प्रदूषण किस तरीके से होते हैं और क्या क्या वो स्टेप्स ले सकते हैं जिससे वो वायु प्रदूषण को कम कर सके। I will plant more and more trees because tree help to keep environment clean and reduce air pollution, यानी हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो वातावरण को यानी इन्वायरमेंट को, जो हमारा वातावरण है यानी इन्वायरमेंट है उसको साफ करने में या साफ रखने में मदद करते हैं और एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को कम करते हैं। I will not use vehicle for short distances, यानी मैं पास वाली जगह यानी जो करीब वाली जगह है, जैसे अगर मुझे कहीं पास में कहीं जाना है तो मैं अपने निजी वाहनों का प्रयोग ना करके मैं क्या करूंगी, पैदल जाऊंगी, या ऐसे जैसे कि आप साइकिल का यूज कर सकते हैं या पैदल जा सकते हैं, तो इससे भी क्या कर सकते हैं, आप वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो जो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, कमेंट, यानी आपको ये बताना है कि आपको इसके ऊपर कमेंट करना है। आपको एक कथन दिया गया है कि जो साफ पारदर्शी पानी होता है वो पीने योग्य होता है, यानी आप उसे पी सकते हैं, पीने के लिए बिल्कुल सही होता है। कैसा पानी, जो आपका साफ और पारदर्शी, ठीक
ठीक है। जो साफ और पारदर्शी पानी होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, फिट होता है ड्रिंकिंग के लिए, यानी पीने योग्य हो जाता है या पीने के लिए अच्छा होता है। इसके बारे में आपको कमेंट कर। तो जैसे कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो साफ पानी होता है, ठीक है, साफ पानी होता है, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पानी होता है, जरूरी नहीं है कि वो सही हो पीने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, साफ पानी यानी जो पानी हमें ऐसा लगता है कि वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, यानी साफ है, पारदर्शी है, पर उसमें क्या होते हैं, जो ऐसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जीवाणु विषाणु उसमें मौजूद होते हैं जो कि बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप पानी पिए तो आप ये ना देखें कि पानी साफ है या ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है, आपको हमेशा ये करना है कि जो भी आपके पास पानी है उसे सबसे पहले प्योरीफाई करना है, ठीक है, उसे प्योरीफाई करना है ताकि और फिर उसके बाद उसे पीना है, ताकि अगर उसमें किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो उसमें मौजूद है तो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए या मर जाए, और आप उस पानी को पी सके और वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो ये है, नो दिस इज नॉट ट्रू दैट क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। यानी नहीं, ऐसा सही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी और साफ पानी है वो पीने योग्य है। इट इज पॉसिबल दैट दे में कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा हो सकता है कि जो आपका ऐसा पानी है उसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो कि बीमारी उत्पन्न करे। Thus, it is good to purify water before drinking. तो इसलिए आपको हमेशा जब भी आप पानी पीना चाहते हैं उसे उससे पहले प्योरीफाई कर ले, या फिर एक प्योरीफाई मतलब जो पानी है उसे प्योरीफाई करके ही पी, ठीक है, या आप उसको पहले प्योरीफाई कर ले या फिर आप प्योरीफाइड ही पानी पिए। और जरूरी नहीं है कि जो पानी साफ है, पारदर्शी है, वो आपके पीने योग्य हो, क्योंकि उसमें क्या हो सकते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते। अब आपका अगला प्रश्न है, यू आर अ मेंबर ऑफ म्युनिसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन। यानी आप क्या है, आप मेंबर है, सदस्य है म्युनिसिपल बॉडी के अपने टाउन के। मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स that would help your town to ensure supply of clean water to all its residents। यानी आपको कुछ ऐसे मेजर्स लिखने हैं, कुछ ऐसी आपको बातें बतानी है जिससे आपके जो रेजिडेंट्स है, यानी जहाँ पे आपका जो टाउन है वहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनको साफ पानी मिल सके। तो जब हम इसकी बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, और स्पेशली जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी टाउन है, कोई टाउन है यानी जो आपका टाउन है उसमें आपको बहुत सारे लोगों को क्या करना है, पानी देना है, या पानी जो पीने योग्य पानी है वो भेजना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो आपके पाइपलाइंस हैं, यानी जिसके जरिए आप क्या कर रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं घरों तक, वो साफ हो, ठीक है, वो साफ रहे, उसकी सफाई आप करवा सकते हैं। जहां से पानी जा रहा है, यानी जो मेन स्रोत है पानी का, जल का, यानी वाटर सोर्स है, वो साफ सुथरा हो, उसका सराउंडिंग यानी उसके आसपास की जो जगह है वो भी साफ सुथरी हो और उसे प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। और जो वहाँ का मतलब जो सोर्स है, पानी का जो सोर्स है, उसे क्या किया जाए, केमिकल मेथड से, ठीक है, रासायनिक तरीके से, जैसे कि क्लोरीनेशन के माध्यम से, यानी क्लोरीन की गोलियां डाल के, क्लोरीन डाल के, या फिर और जो आपके केमिकल मेथड्स होते हैं, रासायनिक जो मेथड है, उनके माध्यम से आपको क्या करना चाहिए, पानी को साफ करवाना चाहिए।
क्योंकि हम ये जानते हैं जब हमें एक टाउन में या वहाँ रहने वाले लोगों को पानी भिजाना है या देना है, ठीक है, पानी पहुँचाना है, तो एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पानी चाहिए होगा। तो इसको आप सिर्फ क्लोरीनेशन के माध्यम से और साफ सफाई रख के ही क्या कर सकते हैं, जो आपका साफ पानी है उसे पहुंचा सकते हैं लोगों तक। द फॉलोइंग आर द मेजर्स टेकन बाय अस टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू अवर टाउन रेजिडेंट्स। पहला है वी क्लीन द एरिया अराउंड द पाइप्स, यानी हमें जो पाइप होते हैं, वाटर के पाइप होते हैं, पानी के पाइप होते हैं, उनके आसपास का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। द मेन वाटर सोर्स हैज टू बी बिल्ड इन अ क्लीन सराउंडिंग शुड बी मेंटेन प्रॉपरली, यानी जो मेन वाटर सोर्स है, यानी जो पानी का स्रोत है, उसको ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ पे आसपास साफ सफाई हो और जिसे हम मेंटेन कर पाए, यानी जिसकी साफ सफाई को हम मेंटेन कर पाए। केमिकल मेथड सच एज क्लोरीनेशन मस्ट बी यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग वाटर, यानी हमें रासायनिक जो आपके केमिकल मेथड होते हैं, रासायनिक मेथड है, इनका आप यूज करके क्या कर सकते हैं, पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्लोरीनेशन होता है, यानी क्लोरीन की गोलियां डाल के आप क्या कर सकते हैं, इन मेथड का यूज करके पानी को क्या कर सकते हैं, आप स्वच्छ पानी या आप कह सकते हैं क्लीन वाटर को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर, यानी आपको ये बताना है स्वच्छ वायु और दूषित वायु में अंतर क्या होता है। अगर हम स्वच्छ वायु की बात करें, ठीक है, स्वच्छ वायु यानी जो आपका क्या होता है, प्योर एयर होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो आपकी नॉर्मली किससे कंपोज होती है, किससे बनी होती है, उसमें क्या है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपकी आर्गन, ओजोन, मीथेन, जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं, इस तरीके की और गैसेस इसमें मिली हैं। अगर हम क्लीन एयर की बात करें या प्योर एयर की बात करें, स्वच्छ वायु की बात करें, तो वो सिर्फ जो हमारा ये कॉम्पोजिशन है एयर का या वायुमंडल में जो गैस का जो कॉम्पोजिशन है, इसी से हमारी जो एयर है वो बनी होती है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी हानिकारक पदार्थ, ठीक है, या कोई हानिकारक गैस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो या कोई भी जो आपके पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये सब अगर हमारी जो गैस है या जो हमारी एयर है, ठीक है, वायु है, उसमें मिल जाए तो क्या हो जाता है, जो हमारी एयर है यानी जो हमारी वायु है वो कैसी हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है, यानी दूषित हो जाती है। यानी द कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर एयर, द कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर एयर, तो जो आपका कॉम्पोजिशन होता है साफ वायु का, उसमें क्या होता है, 78% क्या होती है, आपकी नाइट्रोजन होती है, 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है और 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यानी 78% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, 21% आपकी ऑक्सीजन गैस होती है और 0.03% क्या होता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है। इसके अलावा यानी बिसाइड दीज देयर आर सम अदर गैसेस, ठीक है, और भी और जो है इनके अलावा और गैसेस भी होती है, जैसे कि आपकी मीथेन हो गई, आर्गन हो गई, ओजोन हो गई, ठीक है, और वाटर वेपर यानी पानी के जो आपके भाप होती है या फिर जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, जो जल वाष्प होती है वो भी इसमें मौजूद होती है। द एयर इज सेड टू बी पोल्यूटेड, यानी वायु को दूषित कब कहा जाता है, when the composition of air is altered by addition of harmful substances or gases, यानी जब
वायु का जो कॉम्पोजिशन है, जो आपका एयर का कॉम्पोजिशन है, वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? हार्मफुल सब्सटेंस यानी हानिकारक पदार्थ या हानिकारक गैसें जब इस पे मिल जाती है, जैसे कि आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जैसे आपके CFCs वगैरह होते हैं, अगर ये सब जब मिल जाती हैं हमारे वायुमंडल में या हमारी जो वायु है उसमें अगर ये मिल जाते हैं, तो ये हमारे जो एयर है उसका जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, जो उसका कॉम्पोजिशन है उसे चेंज कर देती है, बदल देती है। इस कारण हम क्या कह सकते हैं कि जो आपकी एयर है या वायु है वो क्या है? पॉल्यूटेड है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू एसिड रेन, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस। यानी आपको बताने हैं कि किस कारण या कौन सी ऐसी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, जिस कारण या जिसकी वजह से एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा होती है। हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस, यानी जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा है, वो हमें किस तरीके से प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। तो जैसे कि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था? हार्मफुल गैसेस देखी थी, यानी हानिकारक गैसेस देखी थी, जैसे कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस या पोल्यूटेंट देखे थे। तो हमने ये देखा था कि जो ये गैसें होती हैं ये डीजल या कोल, ठीक है, डीजल या कोयले के दहन होने से क्या होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है यानी मिल जाती है, जिस कारण क्या होता है? फिर जब जल वाष्प बनते हैं यानी वाटर वेपर्स जब बनते हैं, उनके साथ ये क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट कर जाती है, जिससे क्या होता है? ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल और आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, इनको ये बना देती है। और जब प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, जब प्रेसिपिटेशन होता है तो क्या होता है? ये जो एसिड है, जैसे आपकी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा के माध्यम से या अम्ल वर्षा के फॉर्म में क्या हो जाती है? पृथ्वी पे आ जाती, ठीक है, या हमारे जो हमें क्या मिलती है? जो हमारी पृथ्वी की सतह है उस पे अम्ल वर्षा के रूप में पड़ती है। तो इस तरीके से क्या होता है? आपकी एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा बनती है। अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें यानी इसके प्रभाव की बात करें, तो इससे क्या होता है? जो फसलें होती है वो खराब हो जाती, और बहुत सारी जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, बिल्डिंग है, भवन है, मीनारे हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि जो एसिड रेन की वजह से खराब हो रही है। जैसे कि आपकी ताजमहल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, इसे नुकसान पहुंचा रही है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, यानी ये क्या है? ये क्या है? प्रदूषक है। कौन? आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, which are released into atmosphere by the burning of fossil fuels like diesel and petrol, यानी जो कि हमारे वातावरण या हमारे जो वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल में क्या हो जाती है? आपकी एमिट हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। These pollutant react with water vapors, ये जो pollutant है ये प्रदूषक है, तो ये क्या है? प्रदूषक है। वो क्या करते हैं? वो जल वाष्प या वाटर वेपर्स के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, जिससे क्या होता है? ये क्या बनाते हैं एटमॉस्फेयर में? आपका जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ठीक है, दे फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, वो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। By precipitation, these acids come down and form the acid rain, और precipitation के माध्यम से क्या होता है? ये जो एसिड है, ये जो अम्ल है, ये नीचे आते हैं, पृथ्वी की सतह पे आते हैं, किसके फॉर्म में? किसकी तरह? एसिड रेन यानी
अम्लीय वर्षा की तरह या अम्ल वर्षा की तरह। अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें, यानी इफेक्ट कॉज बाय एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा के जो इफेक्ट्स हैं, प्रभाव हैं, इनकी बात करें तो पहला जो है वो ये है, इट डिस्ट्रॉय द क्रॉप, यानी ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, हार्मफुल फॉर बिल्डिंग स्पेशली दोज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल लाइक द ताज, यानी ये उन भवनों के लिए या वो बिल्डिंग्स, ठीक है, वो बिल्डिंग्स जो कि मार्बल से, सफेद मार्बल से या संगमरमर से बने होते हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी पौधा घर गैस नहीं है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। आपके पास ये ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है, ठीक है, जो रेडिएशन है या हीट रेडिएशन है, उनको क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करती है? ट्रैप कर देती है, रोके रखती है, जिससे क्या होता है? पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है। उसी तरीके से जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, यानी पौधा घर गैस है। इसी तरीके से मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, यानी नाइट्रोजन। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स, यानी आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी पौधा घर प्रभाव बताना है कि ये क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो पौधा घर प्रभाव होता है यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि जो आपकी नर्सरी होती है या पॉली हाउस होता है, उसमें क्या होता है, जब सन रेज पड़ती है, क्या पड़ती है? सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो जो आपका पॉली हाउस होता है वो क्या करता है? जो हीट रेडिएशन है, ठीक है, हीट रेडिएशन है, उनको क्या करता है? पॉली हाउस से बाहर नहीं जाने देता, जिससे क्या होता है? पॉली हाउस का जो टेम्परेचर है यानी तापमान है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से पृथ्वी पे जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस होती जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर यानी जल वाष्प, आपके ये जो गैसें होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करती है? ये ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है, यानी पौधा घर गैसों की तरह काम करती है। और जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है उनको ये क्या करती है? ये क्या करती है? ये बाहर नहीं जाने देती, यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है उससे बाहर नहीं जाने देती, उसे ट्रैप करके रखती है, जिस कारण क्या होता है? जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर, ठीक है, उसका जो तापमान है वो गर्म हो जाता है। अब जो ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, जो आपकी क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यानी पौधा घर गैसें हैं, जैसे कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इनकी मात्रा बढ़ रही है पोल्यूशन के कारण, यानी वायु प्रदूषण के कारण इनकी मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा अमाउंट में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जो ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी पे आ रही है उसको ट्रैप करके रखती है, यानी बांध के रखती है, बाहर नहीं जाने देती, जिस कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप आंसर लिखेंगे वो आप इस तरीके से लिखेंगे,
द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो आपकी पौधा घर प्रभाव है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दैट इज ओवरऑल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि क्या हो रहा है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है। किसके कारण? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। द ग्रीन हाउस गैसेज कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं यानी पौधा घर गैसें होती हैं, इनके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी पौधा घर प्रभाव हो रहा है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, यानी ग्रीन हाउस गैसेज यानी पौधा घर गैसों का अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो ये आपकी कौन कौन सी होती है? मीथेन होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर यानी जल वाष्प होते हैं। तो ये क्या है? हमारे पौधा घर गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? पौधा घर गैसें हैं। कौन कौन है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर यानी जल वाष्प। When solar radiation reaches the earth, some radiation are absorbed by earth and then released back to the atmosphere, यानी जब भी सूर्य से तरंगे जो आपकी किरणें आ रही, ठीक है, जो सूर्य से किरणें आ रही हैं, ठीक है, क्या आ रही है? किरणें आ रही हैं, यानी जो रेडिएशंस आ रही हैं, वो जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो कुछ किरणें क्या होती हैं? पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेता है यानी अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और कुछ क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, या जो हमारा वायुमंडल है उसमें ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द रेडिएशन एंड डू नॉट अलाउ द हीट टू लीव, यानी जो ग्रीन हाउस गैसें होती है, पौधा घर गैसें होती है, वो क्या करती है? इन इन किरणों को, जो ये तरंगे आ रही हैं, इनको क्या करती है? इन हीट की जो रेडिएशंस हैं, इनको पृथ्वी को छोड़ने नहीं देती, यानी बांध के रखती है, जाने नहीं देती। दिस हेल्प्स आवर प्लैनेट इन कीपिंग वार्म एंड दस हेल्प इन ह्यूमन सर्वाइवल। तो इस कारण क्या होता है? पृथ्वी का जो टेम्परेचर है या जो हमारा ग्रह है, इसका जो तापमान है वो गर्म होता है, और यहाँ क्या होता है? ह्यूमन सर्वाइवल यानी जीवन हो पाता है, या फिर जो लाइफ है वो सस्टेन कर पाती। However, an indiscriminate increase in the level of greenhouse gases, it can lead to excessive increase in the Earth's temperature, leading to global warming. यानी कि बहुत ज़्यादा इन ग्रीन हाउस गैसेज यानी पौधा घर गैसों का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है, ठीक है, विश्व उष्णन जिसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिघटना हो रही है, यानी पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चन समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। जिस तरीके से मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।